नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए अब देखते हैं आगे के पठार के बारे में। कल तक हमने 4 पठारों के बारे में देखा था। पहला देखा था मालवा के पठार के बारे में, दूसरा देखा था नर्मदा सोन घाटी के पठार के बारे में, तीसरा देखा था सतपुड़ा मैगल पठार के बारे में और चौथा देखे थे मध्य भारत के पठार के बारे में। तो चलिए आज देखते हैं हम नेक्स्ट पठार के बारे में। आज का हमारा पठार है 5वां पठार, रीवा पन्ना का पठार। तो चलिए देखते हैं हम रीवा पन्ना के पठार के बारे में। तो रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत हम बात करेंगे। रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत कौन कौन से इसका कौन कौन सी जानकारियां हैं। पहले इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, इसके क्षेत्रफल के बाद निर्माण की बात करेंगे, जिले, जलवायु, मिट्टी, फसल, नदियां, खनिज, जनजाति और वन इत्यादि की बात हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसके विस्तार के बारे में, इसकी कुछ जानकारियां डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार मध्य प्रदेश का 5वां नंबर का, क्षेत्रफल के आधार पर 5वां सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का पठार है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें तो जो इसका क्षेत्रफल है, रीवा पन्ना के पठार का क्षेत्रफल दिखा है यहाँ पे 31,955 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो मध्य प्रदेश के संपूर्ण मध्य प्रदेश का 10.37% भूभाग पर रीवा पन्ना का पठार पाया जाता है। अभी निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण कैसे हुआ। तो इसका निर्माण है आद्य महाकल्प शैल समूह और विंध्य शैल समूह के अपरदन के कारण रीवा पन्ना के पठार का निर्माण होता है। अब हम इसके निर्माण की बात कर लिया। अब इसमें देखेंगे सिमिलेट जिले कौन कौन से हैं। रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं। तो आप मैप में देख रहे हैं, मैप में रीवा पन्ना के पठार की अवस्थिति दर्शाई गई है। इसके अंतर्गत जिला देखेंगे, एक तो रीवा हो गया, दूसरा पन्ना हो गया, तीसरा सतना और दूसरा दमोह का कुछ जिला आंशिक रूप से इसमें आता है। तो लगभग यानी पूर्णतः आंशिक रूप से देखा जाए तो 4 जिले, मध्य प्रदेश के 4 जिले रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। हम बात करेंगे इसकी जलवायु की। तो यहाँ की जलवायु कैसी है। रीवा पन्ना के पठार की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है। यहाँ की भी जलवायु सम और शीतोष्ण जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। अब बात करेंगे यहाँ की मिट्टी की। तो रीवा पन्ना के पठार में मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है। रीवा पन्ना का पठार ऐसा पठार है जहां पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी के अंतर्गत लाल मिट्टी, काली मिट्टी और पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल, काली, पीली मिश्रित मिट्टी होने के कारण यहाँ भी फसल भी मिश्रित ही पाए जाएंगे। मिश्रित फसल के अंतर्गत देखा जाएगा तो गेहूं पाया जाता है, गेहूं जबकि काली मिट्टी में पाया जाता है। मुख्यतः काली मिट्टी में गेहूं पाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है, गेहूं जिसके लिए गेहूं की जो फसल है काली मिट्टी के लिए, काली मिट्टी में गेहूं की फसल सर्वाधिक मात्रा में होती है। अब बात करेंगे लाल पीली मिट्टी में ज्वार, बाजरा, अलसी, तिल इत्यादि जो मोटे अनाज है, जो तिलहन वाली है, जो लाल पीली मिट्टी उसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करेंगे यहाँ की नदियां की। तो कौन कौन सी नदियां मध्य प्रदेश में रीवा पन्ना के पठार से होकर प्रवाहित होती है। तो चलिए देखते हैं नदियां में कौन कौन सी नदियां आ जाएगी। सोन नदी आ जाएगी यहाँ से। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, जो इधर होते हुए उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। अब बीहड़ नदी प्रवाहित होती है। बीहड़ नदी रीवा से पन्ना के पठार से प्रवाहित होती है। बिछिया, टोंस, भांडेर और धसान जैसी नदियां रीवा पन्ना के पठार से होकर प्रवाहित होती है। अब बात करेंगे खनिज की। तो खनिज कौन कौन से खनिज रीवा पन्ना के पठार में पाए जाते हैं। तो खनिज की बात करेंगे हम। रीवा पन्ना के पठार में खनिज की बात करेंगे तो जो पन्ना जिला है, पन्ना को हीरा जिला भी बोला जाता है। पन्ना को हीरा जिला भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ अधिकतर मात्रा में मध्य प्रदेश का एकमात्र स्थान है जहां पे हीरा पाया जाता है। तो हीरा जो है पन्ना जिले में पड़ेगा। तो पन्ना जिले की कुछ खदानें हैं जैसे केहरिया, रामखेरिया और हिनोता जैसी खदानें हैं जो पन्ना जिले के अंतर्गत आते हैं। वहां पे हीरे का उत्खनन किया जाता है। अब चूना पत्थर और जिप्सम की बात करें तो चूना पत्थर और जिप्सम भी रीवा और सतना जिले में अधिकतर पाए जाते हैं। चूना पत्थर के अधिकतम उत्पादन, चूना पत्थर और जिप्सम के अधिकतर उत्पादन के कारण जो रीवा और सतना का जो जिला पड़ता है हमारा, वहाँ सीमेंट उद्योग बहुत आयात में मिलते हैं। सीमेंट के लिए सतना जिला प्रमुख है। सीमेंट का सतना जिले में अधिकतम उत्पादन होता है, उसका प्रोडक्शन अधिकतम किया जाता है। अब बात करेंगे जनजाति की। तो रीवा पन्ना के पठार में कौन कौन सी जनजातियां यहाँ पे पाई जाती है। रीवा पन्ना के पठार में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है। इसके पहले हमने जनजातियां देखे थे, मालवा में देखे थे, नर्मदा सोन घाटी में, सतपुड़ा मैकल श्रेणी में जनजातियां देखे थे। मध्य भारत के पठार में जनजातियां कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है ये देखे थे। हम देखेंगे अब रीवा पन्ना के पठार में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है। तो रीवा पन्ना के पठार में कोल और उरांव जैसी जो जनजाति है, कोल और उरांव जैसी जनजातियां रीवा पन्ना के पठार में यहाँ पे
पाई जाती है। वन की बात करेंगे तो वन में आ जाएगा, वन के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष रीवा पन्ना के पठार में पाए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम कि वन के अंतर्गत कौन कौन से जो वृक्ष हैं, जो कौन कौन से वन में जो कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं जो रीवा पन्ना के पठार में हमको प्राप्त होंगे। तो पहला है आंवला, दूसरा तेंदुपत्ता, तीसरा सवाई घास, चौथा हाथी घास है, पांचवा शीशम और खैर के वृक्ष रीवा पन्ना के पठार में पाए जाएंगे। आंवला के अधिकतम उत्पादन के कारण पन्ना को आंवला जिला घोषित किया गया है। आंवले का अधिकतम उत्पादन पन्ना में होता है, इसलिए पन्ना को आंवला जिला घोषित किया गया है। हम छठवां नंबर का पठार बुंदेलखंड का पठार के बारे में देखेंगे। बुंदेलखंड का पठार, अब बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल देखते हैं यहाँ पे 23,733 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ये बुंदेलखंड का पठार विस्तृत है, जिसकी मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का इसका 7.7% भूभाग बुंदेलखंड के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इसकी बात करेंगे इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण कैसे हुआ था। अब इसके निर्माण की बात करें तो विंध्य शैल समूह और ग्रेनाइट नीच की अपर्दन जो चट्टान है उसके अपर्दन के कारण बुंदेलखंड के पठार का निर्माण हुआ था। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बुंदेलखंड विंध्य शैल समूह एवं ग्रेनाइट नीच के अपर्दन के कारण बुंदेलखंड के पठार का निर्माण हुआ है। तो अब बात करेंगे हम इसके जिले की, तो यहाँ कितने जिले पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे बुंदेलखंड के पठार में जिले कितने पाए जाते हैं, तो यहाँ पे 9 जिले पूर्णतः और आंशिक रूप से 9 जिले यहाँ पे पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ जिले कौन कौन से आएंगे। यहाँ पे भिंड का कुछ जिला पड़ेगा, दतिया, अशोकनगर, शिवपुरी, सागर, पन्ना, दमोह और टीकमगढ़ और निवाड़ी के कुछ जिले यहाँ पे पूर्णतः और आंशिक रूप से शामिल होंगे या सम्मिलित किए जाएंगे। अब जलवायु की बात करेंगे तो यहाँ की जलवायु कैसी है, तो बुंदेलखंड के पठार की जलवायु की बात करें तो उष्ण और शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, क्योंकि यहाँ वर्षा न्यूनतम होती है इसलिए जलवायु भी शुष्क रहेगी और उष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। मिट्टी की बात करेंगे तो यहाँ जलोढ़ मिट्टी और दोमट मिट्टी पाई जाती है। फसल की बात करते हैं तो फसल की बात गेहूं, चना, मोटे अनाज, दलहन व तिलहन यहाँ की प्रमुख फसल है। नदियां की बात करेंगे तो बेतवा, केन, धसान, सिंध, उर्मिल जैसी नदियां यहाँ से प्रवाहित होती है। खनिज की बात करेंगे तो मैग्नीशियम, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सीसा इत्यादि खनिज यहाँ से प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे जनजाति की, तो जो बुंदेलखंड का पठार है जनजाति भीन प्रदेश है, पठार है, यहाँ पे कोई जनजाति निवास नहीं करती है। अब बात करेंगे वन की, तो यहाँ वन कौन कौन से पाए जाते हैं। वन यहाँ पे पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय और झाड़ीनुमा और कटीले वन पाए जाएंगे। कटीले वन के अंतर्गत इसके पहले भी हमने देखा था, कटीले वन के अंतर्गत आया था हमारा खैर, बबूल, पलास इत्यादि जो वन थे वो उष्णकटिबंधीय वन के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ भी यहाँ पे सीसा, हर्रा, भेड़ा और तेंदुपत्ता के प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। और वर्षा की बात करेंगे तो यहाँ न्यूनतम वर्षा जो होती है 50 से 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है बुंदेलखंड के पठार में होती है, जो न्यूनतम वर्षा माना जाता है। चोटी की बात करेंगे तो चोटी की जो बुंदेलखंड की चोटी है, बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी की बात करें, बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी है सिद्धे बाबा की चोटी, जिसकी जो ऊंचाई देख रहे हैं आप यहाँ पे 1172 मीटर है, बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी है। के बारे में देखे थे, अब हम देखेंगे बघेलखंड के पठार के बारे में। तो चलिए देखते हैं बघेलखंड के पठार के बारे में। तो इसका क्षेत्रफल 26,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो संपूर्ण मध्य प्रदेश का 7% भूभाग बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इसके निर्माण की बात करेंगे तो इसका निर्माण जो हुआ है गोंडवाना शैल समूह, विंध्य शैल समूह और धारवाड़ शैल समूह के अपर्दन के कारण बघेलखंड के पठार का निर्माण हुआ, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जिले की बात करेंगे तो इसमें 8 पूर्णतः और आंशिक रूप से जिले शामिल होते हैं। इसमें जिले के अंतर्गत देखेंगे सीधी, सिंगरौली, उमरिया, डिंडोरी, शहडोल, कटनी और मंडला के कुछ क्षेत्र पूर्णतः और आंशिक रूप से सम्मिलित होते हैं। अब जलवायु की बात करेंगे तो जलवायु यहाँ पे समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। जलवायु समशीतोष्ण पाई जाती है। मिट्टी लाल और पीली यहाँ मिश्रित या कंकड़ युक्त मिट्टी यहाँ पे पाई जाएगी। अब फसल की बात करेंगे तो यहाँ रबी और खरीफ के समय अलग अलग फसल लगाई जाती है। खरीफ की फसल की बात करेंगे तो धान, तिल, अरहर और मोटे अनाज की फसल खरीफ के समय लगाई जाती है, और रबी के समय देखेंगे तो तिल, चना, गेहूं वगैरह रबी के समय यहाँ पे लगाई जाती है। नदियों की बात करेंगे तो प्रमुख नदियां यहाँ से प्रवाहित होती है। सोन, जोहिला, गोपद, बनास और रिहन जैसी नदियां, प्रमुख नदियां बघेलखंड के पठार से प्रवाहित होती है। और खनिज की बात करेंगे तो खनिज जो है कोयला, बॉक्साइट, यूरेनियम, कोरंडम, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर जैसे खनिज यहाँ पे प्राप्त होते हैं। कोयला के लिए देखेंगे सीधे सिंगरौली वाला क्षेत्र जो होता है, कोयला यहाँ पे पाया जाता है। शहडोल का सोहागपुर क्षेत्र जो होता है, कोयले का बहुत अधिक भंडार पाया जाता है यहाँ पे। सिंगरौली की बात करेंगे तो सिंगरौली को कोयला जिला भी बोला जाता है। बॉक्साइट की बात करेंगे, बॉक्साइट भी सीधे सिंगरौली जिले के अंतर्गत पाया जाएगा।
और अनूपपुर जो क्षेत्र होता है, अनूपपुर के अंतर्गत अमरकंटक जो क्षेत्र होता है, अनूपपुर जिले में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और यूरेनियम की बात करेंगे तो शहडोल क्षेत्र जो होता है, शहडोल जिला हमारे यूरेनियम सर्वाधिक पाया जाता है। शहडोल जिले में कोरंडम, चुना पत्थर, बलुआ पत्थर भी बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रमुख खनिज हैं। जनजाति की बात करेंगे तो जनजाति जो क्षेत्र है, गोंड और जो बैगा जनजातियां हैं, इस पठार में सर्वाधिक निवास करती है। अब बात करेंगे वन की, तो वन कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे देखा जाएगा। वन कौन कौन से, तो शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपातीय वन पाए जाते हैं। शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ पे पाए जाते हैं बघेलखंड के पठार में। तो शुष्क उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत कौन कौन से वन आएंगे, हम चलो देखते हैं। साल, सागौन, शीशम, तेंदुपत्ता, महुआ, बांस इत्यादि वन आएंगे जो ठंडी के समय अपने पत्ते गिराकर नए पत्तों का सृजन करते हैं। अब वर्षा की बात करेंगे तो 100 से 142 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत पूरे पठारों को क्रमवाइज देखे। पहले पठार के अंतर्गत मालवा के पठार, दूसरा पठार के अंदर नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड के पठार के बारे में हमने बात की है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।